everyone, I'm Shivani Solanki and I welcome you all to the Law वाला चैनल जहाँ पे हम CRPC डील कर रहे हैं आपके फाउंडेशन बैच में एंड आई होप आप साथ ही साथ दूसरी क्लासेस भी देख रहे हैं बिकॉज सारे ही मेजर लॉस का एक अच्छे से फाउंडेशन बैच चल रहा है जहाँ पे आपको बेसिक से सारी चीजें बताई जा रही है। अब तक के सेगमेंट में हमने ये देखा है कि हमारे CRPC का एप्लीकेशन क्या है, नॉन एप्लीकेशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से क्रिमिनल कोड्स है, उनकी हायरार्की क्या है, कोर्ट्स के पावर्स क्या है। और आज हमें ये समझना है कि जब हमने लास्ट सेगमेंट में कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में पढ़ा था और जहां पे हमने ये बोला कि सेक्शन नंबर 9 और 10 को पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन को डेथ पनिशमेंट अवॉर्ड करना है तो उन्हें क्या करना है, उन्हें हाई कोर्ट से परमिशन लेके आनी है। तो भले ही जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं इट इज चैप्टर नंबर 28, बट एज आई हैव ऑलरेडी शोन यू इन द सेकंड सेगमेंट कि हाउ टू स्टडी सीआरपीसी में हम जनरल प्रोविजंस पहले पढ़ने वाले हैं, जहां पर भले ही सीआरपीसी में हमें पूरी प्रोसीजर नहीं दे रखी है बट इट इज आवर ड्यूटी कि हम सीआरपीसी के अलग अलग सेगमेंट्स को पढ़ने के बाद एक प्रोसीजर में अच्छे से सीक्वेंस में ऐड करें। तो आज के सेगमेंट में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कोर्ट ऑफ सेशन एक मैटर को सबमिट करेगा हाई कोर्ट के पास and is it mandatory for high court to always accept the case that court of session has given as to the confirmation? क्या हाई कोर्ट कभी उस सेंटेंस को अनल नहीं कर सकता या उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता या पर्सन को किसी अदर ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है? ये बेसिक क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, आपको प्रिलिमिनरी में यस और नो में भी पूछा जा सकता है। दिस इज द बेसिक थिंग दैट वी ऑल मस्ट नो, दैट व्हाट आर द पावर्स ऑफ अ हाई कोर्ट दैट हाई कोर्ट एक्सरसाइज व्हेन a case is submitted to it by court of session as to the death sentence. So without wasting any time, let's begin with the session and let's see that what all daily targets we have in today's session. अब मैं आपको याद दिला दूं, हमने जब हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड्स की बात की प्लस जब हमने उनके पावर्स की बात की, हमने बोला था दैट देयर इज अ कोर्ट कॉल्ड कोर्ट ऑफ सेशन। दो कोर्ट्स की बात करूंगी मैं, एक है हमारा कोर्ट ऑफ सेशन, दूसरा है हमारा एडिशनल सेशन जज। एडिशनल सेशन जज बोल सकती हो, एडिशनल सेशन कोर्ट बोल सकती हो। ओके, इन दोनों ही कोर्ट्स के पास एक पावर है एज पर योर सेक्शन नंबर 28। सेक्शन नंबर 28 जो कि हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन दोनों को पावर देता है दैट दे कैन गिव एनी सेंटेंस, है ना, सेंटेंस मतलब पनिशमेंट, एनी सेंटेंस व्हिच इज ऑथराइज्ड बाय द लॉ। लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन एंड एडिशनल सेशन जज के लिए हमने बोला दैट दे कैन गिव एनी अमाउंट ऑफ पनिशमेंट और एनी सेंटेंस प्रोवाइडेड that if they want to give death sentence then it should be confirmed by high court। ये लैंग्वेज हमें 28 में देखने को मिलती है। मैं बात कर रही हूं सेक्शन नंबर 28 की। तो सेक्शन नंबर 28 कहता है कोर्ट ऑफ सेशन और एडिशनल सेशन कोर्ट को अगर या सेशन जज को डेथ सेंटेंस देना है, गो गेट इट कंफर्म बाय हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट बोलता है दैट यस दिस इज एप्रोप्रिएट मैटर जहां पे इन दोनों में से कोई भी कोर्ट्स यहाँ पे डेथ सेंटेंस दे सकता है, ओनली देन वी आर गोइंग टू अवॉर्ड डेथ सेंटेंस टू दैट पर्टिकुलर अक्यूज, अदरवाइज नॉट। क्लियर? लेकिन ऐसे प्रोविजंस है कहां, व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोसीजर, ये सब हमें दे रखा है चैप्टर नंबर 28। सो आई होप थोड़ा इजी रह जाता है हमारे लिए याद करना कि सेक्शन नंबर 28 कनेक्ट विद योर सेक्शन नंबर 28 शुड बी कनेक्टेड विद योर चैप्टर नंबर 28। चैप्टर नंबर 28 मींस सेक्शन नंबर 366 टू 372। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम वन बाय वन सेक्शन वाइज डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको हमेशा बोला है दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आपके नोट्स टू टाइप्स में बने हों। फर्स्ट इज योर डिटेल्ड नोट्स, और जब तक आपके डिटेल्ड नोट्स नहीं बनेंगे, जब तक आप बैरक नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपके शॉर्ट नोट्स या फिर कीवर्ड चार्ट्स नहीं बन पाएगा। एंड आपको हमेशा कोई चीज हेल्प आउट करती है याद रखने में, मेमोराइज करने में कंसेप्ट्स को, सेक्शंस को, टाइटल्स को, तो ये हमेशा आपके शॉर्ट नोट्स और की चार्ट्स होते हैं। सो हम हमेशा ही हर सेगमेंट में यही करते हैं कि सबसे पहले डिटेल्ड प्रोविजंस को पढ़ते हैं और उसके बाद हमारे उस चैप्टर का, पूरे ही चैप्टर का एक पेज में A4 में हम वो चार्ट बना लेते हैं। So this is going to be the chart from section number 366 to 371. Okay, 371. मैंने 372 लिख दिया था, it is your 371. Okay, so 372 से आपके दूसरे प्रोविजन स्टार्ट हो जाते हैं। अब अच्छे से सुनो, जब मैंने ये बोला कि ये चार्ट आपका इस तरीके से बनेगा और उसके बाद हम एक एक सेक्शन को डील करने वाले हैं, तो पहले मैं आपको बेसिक्स बता देती हूँ कि कौन से सेक्शन में क्या दे रखा है। ओके, व्हेन आई से 366, तो 366 is the first stage. 366 is that first stage जहां पे कोर्ट ऑफ सेशन
बेसिकली अपना केस सबमिट करते हैं। होता है ना कि मैम के पास हम नोटबुक चेक कराने जाएंगे तो पहले मैम को नोटबुक सबमिट तो करें, उसके बाद मैम का क्या डिसीजन होगा वो मैम बताएंगी। सो बेसिकली 366 में केस को सबमिट किया जा रहा है हाई कोर्ट के पास कि हाई कोर्ट हमने जो डेथ सेंटेंस दिया काइंडली कंफर्म दिस। नाउ हाई कोर्ट कौन से केस में कौन से सेक्शन में कंफर्म करेगा, दिस इज गिवन अंडर योर 368। सो ऑलवेज रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन 366 एंड 368। 366 में you are submitting the case to high court for considering or for confirming the death sentence, while 368 is the actual section जहां पे हाई कोर्ट या तो उस डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर सकता है या उस डेथ सेंटेंस को अनल कर सकता है, मतलब कैंसिल, सॉरी हम लोग ये कंफर्म नहीं करेंगे, या उस पर्सन को एक्विट कर सकता है, उस अक्यूज को एक्विट कर सकता है। सो जो हमने आंसर पूछा था दैट वेदर हाई कोर्ट is bound to confirm the death sentence, answer is no. High court is not bound to confirm the death sentence. Under section 368 high court can give any of the three provisions or any of the three decisions that are given under 368. clear? उसके बाद 369 आता है जो कहता है कि जब कंफर्मेशन कर रहे हो तो आपका ऐसा डेथ सेंटेंस शुड बी कंफर्म बाय 2 जजेस। कितने जजेस द्वारा कंफर्म होना चाहिए? 2 जजेस द्वारा कंफर्म होना चाहिए, मतलब वहां पे बेंच बैठ के उसको कंफर्म करेगी। क्लियर? लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मैम अगर उन दोनों के ओपिनियन में डिफरेंस आ गया तो एक बोल रहा है हाँ जी हमें यहाँ पे जो कह रहे हैं कि डेथ सेंटेंस देना चाहिए, दूसरा बोला है कि नहीं यहाँ पे डेथ सेंटेंस नहीं देना चाहिए। तो अगर दोनों जजेस के ओपिनियन में डिफरेंस आ गया तो आता है सेक्शन 370 और कहता है डू नॉट वरी आई एम देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। हम डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को क्लियर करेंगे 392 की हेल्प से। जैसा 392 में दे रखा है सेम प्रोसीजर अपना लेना। अगर हाई कोर्ट के जजेस के बीच में कंफ्यूजन होता है या वो कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट देते हैं तो 392 में क्या है? 392 में आपको ऐसी अपील के बारे में बता रखा है जो अपील आपने हाई कोर्ट में भेजी लेकिन उस अपील से रिलेटेड आपके जजेस का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो जो 392 में जिस तरीके से उस अपील के ऊपर डिफरेंट जजेस का ओपिनियन जब डिफरेंट है तो उनमें से कौन से जज का ओपिनियन मानना है 392 में बता रखा है। तो एज इट इज 392 अप्लाई हो जाएगा 370 पर। तो आपके चैप्टर नंबर 28 की जब बात करूं 2 चीजों की प्रोसीजर बता रखी है। पहला बताया कि जब आपने कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट को कोई मैटर भेजा, डेथ सेंटेंस का मैटर भेजा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, 370 ने प्रोसीजर बता दी। 371 आपको पूरी कंफर्मेशन की प्रोसीजर बता रहा है, किसके पास एप्लीकेशन जाएगी, अगर मैटर कंफर्म हो गया है तो ऑर्डर ऑफ द कॉपी किसके पास जाएगी, रिटन में होगा, कौन किसको सबमिट करेगा, कौन कौन से डिसीजन को बाइंड करेगा या किसको किसका डिसीजन फॉलो करना है। दिस हैज बीन गिवन अंडर 371। तो मैं कहूं तो 366 से लेके 366 एंड 368 की बेसिक प्रोसीजर कहां दे रखी है? इट हैज बीन गिवन अंडर 371 जो ये कहता है कि हाउ कंफर्मेशन इज टू बी डन, हाउ कंफर्मेशन इज टू बी डन, कैसे कंफर्मेशन होगा डेथ सेंटेंस का। सो दिस इज हाउ योर चार्ट इज गोइंग टू बी। एक और पॉइंट आता है कि जब कोर्ट ऑफ सेशन गया हाई कोर्ट के पास मैटर लेके कि हमने ये सब इंक्वायरी किया है, हमने ये सारे एविडेंसेस लिए, काइंडली कंफर्म द मैटर, तो क्या हाई कोर्ट सिर्फ उन चीजों को देख के मैटर कंफर्म कर लेगा, डेथ सेंटेंस कंफर्म कर देगा या कैंसिल कर देगा? आंसर इज नो। हाई कोर्ट हैज द फुल पावर कि वो वहां पे फर्दर इंक्वायरी खुद से इंक्वायरी करेंगे एंड इंक्वायरी इज अ पार्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग। हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं इंक्वायरी, कौन सी डेफिनेशन में दे रखा है? 2G में पढ़ के आ चुके हैं हम हाई कोर्ट के बारे में। जजेस सेक्शन नंबर 19 ऑफ इंडियन पिनल कोड IPC, बराबर है ये चीज, क्लियर? तो फर्दर इंक्वायरी प्लस एविडेंसेस के लिए हाई कोर्ट खुद बोल सकता है कि हम कोर्ट ऑफ सेशन को क्यों बिलीव करें, हम हायर अथॉरिटीज है, हम चाहें तो यहाँ पर जितने भी मैटर्स आपने देखे हैं या एविडेंस जो उस मैटर में लिया है या फिर आपने जो इंक्वायरी किया, हम उससे संतुष्ट नहीं, हम अपनी इंक्वायरी खुद से करना चाहते हैं, तो हाई कोर्ट यहाँ पे खुद से फर्दर इंक्वायरी कर सकता है। उसका पूरा प्रोसीजर कहाँ दे रखा है? 367 में दे रखा है, क्लियर? तो हमेशा 366 को 368 के साथ पढ़ेंगे और इन दोनों के बीच में है ना, जब भी इनकी प्रोसीजर चल रही है उनके बीच में आता है 367 और ये पूरी प्रोसीजर होगी कैसे ये कौन बताता है? 371 बताता है। और जब कंफर्मेशन हो रहा है तो 369 में 2 जजेस कंफर्म करेंगे, लेकिन
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया तो 370 अप्लाई करेंगे, जो कि कहता है कि 392 में जो प्रोसीजर दे रखी है वो अपना लीजिए। और 392 बताता है अपील के मैटर में अगर जजेस के बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो मैटर को कैसे सॉल्व किया जाएगा। Without wasting any time, let's begin with our section number 366. अब देखो सेक्शन नंबर 366 क्या कहता है। 366 की हेडिंग देखो, इट सेज सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड। मतलब यहां पे सबमिशन हो रहा है, किसका, मैटर का। हो किसके द्वारा रहा है, बाय कोर्ट ऑफ सेशन टू whom, टू हाई कोर्ट। ये दोनों पार्टीज का नाम ध्यान रखना, नॉट पार्टीज बट दे आर एक्चुअली द अथॉरिटीज। सो कोर्ट ऑफ सेशन इज सेंडिंग द मैटर टू हाई कोर्ट, बराबर। 366 का सबसेक्शन 1 देखिए, व्हेन द कोर्ट ऑफ सेशन passes a sentence of death, the proceeding shall be submitted to high court and the sentence shall not be executed unless it is confirmed by the high court। मतलब no execution, कब तक कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा, नो एग्जीक्यूशन अंटिल कंफर्मेशन, यू हैव टू वेट। अगर हाई कोर्ट कंफर्म करेगा तो उसका एग्जीक्यूशन होने वाला है। सबसेक्शन 2 देखो क्या बोलता है। सबसेक्शन 2 सेज दैट द कोर्ट पासिंग द सेंटेंस शैल कमिट द कन्विक्टेड पर्सन टू जेल कस्टडी अंडर अ वारंट। तो अगर सवाल ये आ जाए कि जब तक कोर्ट ऑफ सेशन ने हाई कोर्ट को मैटर सेंड किया है कंफर्मेशन के लिए और हाई कोर्ट कंफर्म नहीं कर देता, तब तक आपका अक्यूज्ड पर्सन कहां रहने वाला है, अक्यूज्ड पर्सन जेल कस्टडी में रहने वाला है। तो बेसिकली वर्ड अक्यूज नहीं दे रखा है, वर्ड क्या दे रखा है, कन्विक्टेड पर्सन। व्हाई कन्विक्टेड पर्सन, क्योंकि डेथ सेंटेंस दे दिया है ना, और डेथ सेंटेंस देने का मतलब पनिशमेंट दे दिया, गिल्टी फाउंड हो गया। गिल्टी फाउंड होते ही अब वो अक्यूज पर्सन नहीं होता है, वो कन्विक्टेड पर्सन होता है, मतलब दोष सिद्धि हो चुकी है, बराबर, आरोप जो है वो सिद्ध हो चुके हैं। सो नाउ ही इज अ कन्विक्टेड पर्सन। तो कन्विक्टेड पर्सन कहां भेजा जाएगा, ही विल बी सेंट टू जेल कस्टडी। जेल कस्टडी में तब तक रहेंगे जब तक कि हाई कोर्ट इस मैटर को कंफर्म नहीं कर देते, दैट इज डेथ सेंटेंस को कंफर्म नहीं कर देते। सो दिस इज योर 366। नाउ 367 यहीं पर पढ़ लेते हैं इसके साथ, हालांकि इसके साथ हमें पढ़ना चाहिए था 368, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ लेंगे। अब सुनो, 367 ये कहता है कि जब हाई कोर्ट के पास मैटर आया तो उनके पास पावर है कि वो इंक्वायरी कर सकते हैं। बेसिकली 367 में दो चीजें हो सकती हैं। पहला तो होगा इंक्वायरी, दैट इज योर हाई कोर्ट। देखो इंक्वायरी कर कौन रहा है, हाई कोर्ट हैज द पावर। पहला तो वो इंक्वायरी कर सकते हैं, दूसरा वो एडिशनल एविडेंसेस ले सकते हैं। एडिशनल एविडेंसेस can be taken by the high court. It's not that just your court of session is going to take evidences. Even high court can take evidences while confirming the death sentence under your section 367. 367 में evidences ले रहा है, confirmation 368 में। सेक्शन नंबर अच्छे से याद रखना, इंटरव्यू में अगर पूछ लिया कि केस सबमिट कौन से सेक्शन में होता है, 366 में। आपका डेथ सेंटेंस कंफर्म हो रहा है, अनल हो रहा है, या पर्सन कन्विक्टेड पर्सन एक्विट हो रहा है, वो कौन से सेक्शन में, 368 में। Make this difference very clear into your mind. 367 पढ़ूंगी। हेडिंग कहता है पावर टू डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी, मतलब एडिशनल इंक्वायरी, एडिशनल विद रिस्पेक्ट टू योर कोर्ट ऑफ सेशन, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन पहले ऑलरेडी इंक्वायरी कर चुका है, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर, ओके, सबसेक्शन 1, इफ when the proceedings are submitted the high court thinks that the further inquiry should be made into or additional evidence is taken upon any point bearing upon the guilt or the innocence of the convicted person। तो ये इंक्वायरी किससे रिलेटेड हो सकती है, either guilt or innocence of convicted person। It may make such inquiry or take such evidences। दोनों ही मैटर्स में एविडेंसेस और इंक्वायरी कौन से ग्राउंड्स पे होगी कि शायद ये कन्विक्टेड पर्सन या तो गिल्टी है या फिर इनोसेंट है, अगर उनको कंफ्यूजन है तो, और डायरेक्ट इट टू बी मेड और टेकन बाय कोर्ट ऑफ सेशन। तो मुद्दे की बात यहां अच्छे से सुनना, दिस पॉइंट, ये जो यहाँ पे फर्दर इंक्वायरी हो रही है, ये दो लोगों के द्वारा हो सकती है, या तो हाई कोर्ट खुद से सेल्फ करेगा या फिर डायरेक्ट करेगा किसको, कोर्ट ऑफ सेशन को, कि आप खुद से यहाँ पे वापस इंक्वायरी कीजिए या फिर वापस से एविडेंसेस लीजिए।
सबसेक्शन 2, तो ये हो गया हमारा सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? इट सेज अनलेस द हाई कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट, जब तक हाई कोर्ट खुद डायरेक्ट नहीं कर देता है, द प्रेजेंस ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन मे बी डिस्पेंस्ड विद व्हेन सच इंक्वायरी इज मेड और एविडेंस इज टेकन। क्योंकि अच्छे से सुनना, हम हमेशा बोलते हैं अगर हम 372 नॉट 372 बट अगर हम जनरल प्रोविजंस देखेंगे तो जनरल प्रोविजंस हमेशा ये कहते हैं कि जब भी आपको एविडेंसेस लेने हैं इट शुड ऑलवेज बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ एन अक्यूज्ड। लेकिन यहां क्या बोला कि कन्विक्टेड पर्सन की प्रेजेंस कैन बी डिस्पेंस्ड, मतलब उसके एब्सेंस में भी हम इंक्वायरी कर सकते हैं या एविडेंस ले सकते हैं, ये कहता है सबसेक्शन 2। इंटरव्यू में सवाल आ जाए तो बता देना कि यस कन्विक्टेड पर्सन, क्योंकि हमने उसको जेल कस्टडी में भेज दिया है, जेल कस्टडी में है वो, दैट इज नॉट पुलिस कस्टडी, जेल। जैसे आपकी येरवड़ा जेल वगैरह हो गई, ये क्या होती है? जेल होती है। और जो पुलिस थाने में होता है दैट इज योर पुलिस कस्टडी। ओके। सबसेक्शन 3 सेज वेयर द इंक्वायरी और एविडेंस इज नॉट मेड और टेकन बाय द हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट ने कोई इंक्वायरी या फिर एविडेंस नहीं लिया है, द रिजल्ट्स ऑफ सच इंक्वायरी और एविडेंस शैल बी सर्टिफाइड टू सच कोर्ट। तो जो आपके लोअर कोर्ट ने इंक्वायरी या एविडेंसेस दिए हैं उनको सर्टिफाई किया जाएगा एंड उनको फाइनल माना जाएगा। क्लियर है? नाउ मूविंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि बात करता है 368। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ, जिसमें सबसे पहले आता है कार्तरे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1976 सुप्रीम कोर्ट का केस है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जब भी 366 में हाई कोर्ट के पास हम मैटर सबमिट कर रहे हैं, किसके लिए? सबमिशन के लिए मैटर सबमिट कर रहे हैं, तो हाई कोर्ट की यहाँ पे कुछ ड्यूटी बनती है। क्या ड्यूटी बनती है? पॉइंट नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोसीडिंग जो कि रेफर की जा रही है हाई कोर्ट को अंडर 366 बिफोर द हाई कोर्ट are the continuation of the trial on the same evidence and additional evidence। तो वो सेम ट्रायल का कंटिन्यूअंस है। सेम ट्रायल मतलब जो कोर्ट ऑफ सेशन के सामने ट्रायल चल रही थी वो ट्रायल कंटिन्यू रह रही है तब तक जब तक कि हाई कोर्ट उस मैटर को या तो कंफर्म ना कर दे, अनल नहीं कर दे। मतलब हाई कोर्ट के सामने जब वो मैटर जाएगा, हाई कोर्ट इज नॉट गोइंग टू टेक दैट मैटर एज अ सेपरेट ट्रायल और अ न्यू ट्रायल। जब कोर्ट ऑफ सेशन ने हाई कोर्ट को मैटर सेंड किया कंफर्म करने के लिए डेथ सेंटेंस, देन यू कैन नॉट से दैट नाउ when your high court is taking additional evidences or doing further inquiry, you cannot say it is a new trial. It is the continuance of the same trial which was conducted before your court of session। किस में बोला गया था? कार्तरे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1976। बराबर। Therefore it is the duty of the high court to reappraise the entire evidences। इसीलिए हाई कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि जो एविडेंसेस आपके कोर्ट ऑफ सेशन ने ले लिए हैं आप उन्हें रीअप्रेज कीजिए, मतलब वापस से आपको उन एविडेंसेस को एप्रिशिएट करना है। एप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंसेस, दैट इज यू हैव टू वंस अगेन कंसिडर देम। ओके। नेक्स्ट, ऐसा नहीं कि यू डू नॉट कंसिडर द एविडेंसेस दैट आर गिवन बाय अ कोर्ट ऑफ सेशन एंड आप अपने हिसाब से नए ही एविडेंसेस ले रहे हो। व्हाई टू वेस्ट द टाइम इफ कोर्ट ऑफ सेशन हैज ऑलरेडी टेकन द एविडेंसेस? गो एंड फर्स्ट कंसिडर देम एंड इन केस इफ यू फील दैट देयर आर insufficient evidences and further evidences can be produced in the inquiry or investigation by the police, then high court is empowered under 367 to conduct the further inquiries, okay, and take more evidences and consider the proceeding in all their aspects। मतलब उस प्रोसीडिंग को आपको उस प्रोसीडिंग के सारे एस्पेक्ट्स आपको कंसिडर करने हैं। एंड क्या बोला? तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, और थर्ड पॉइंट क्या बोला? एंड देन कम टू एन इंडिपेंडेंट कंक्लूजन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। सो इस केस में मुद्दे की बात इन्होंने ये कही है दैट इफ योर कोर्ट ऑफ सेशन हैज टेकन एविडेंसेस और कंडक्टेड इंक्वायरी, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द हाई कोर्ट to reappraise those evidences, consider the evidences taken by your court of session। because reason क्या है? reason ये है that the trial submitted to high court is the continuance of the trial that was going before your court of session। this is the crux of this judgment।
ओके क्लियर है ये पॉइंट. सो हम कह सकते हैं कि कार्तरे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1976 में हाई कोर्ट के ऊपर कुछ ड्यूटी डाली गई है दैट व्हेनेवर द मैटर अंडर 366 इज बीइंग सबमिटेड टू देम दे हैव टू फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस और दे हैव टू मेक श्योर कि कोर्ट ऑफ सेशन के एफर्ट्स यूजलेस ना जाएं, क्योंकि उन्होंने भी अपना कॉन्शियस माइंड, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके उस मैटर को सुना है, देखा है, इंक्वायरी कंडक्ट की है एंड एविडेंसेस लिए हैं. Clear है point? Moving on to next section and next case law, that is State of UP versus Devman Upadhyay 1960. State of UP versus Devman Upadhyay 1960. अब इसमें ये सवाल जो हमने सेशन के स्टार्टिंग में उठाया था, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो इस मैटर को कंफर्म कर सकते हैं? अगर आपने हाई कोर्ट को पावर 366 में दी है तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो इस डेथ सेंटेंस को कंफर्म करें या अनल करें? द आंसर इज दैट हाई कोर्ट ने इस मैटर में इस सेंटेंस को, दैट इज डेथ सेंटेंस को कंफर्म नहीं किया था. देवमन उपाध्याय के केस में हाई कोर्ट डिड नॉट कंफर्म द सेंटेंस दैट इज द डेथ सेंटेंस व्हिच वाज सबमिटेड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन अंडर 366, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंफर्म किया. देखो कैसे. बट इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर अंडर आर्टिकल 136, तो सुप्रीम कोर्ट को पावर कहां से मिलती है? 136 से मिलती है. अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट may pass the same order of the confirmation of the sentence as the high court is competent to pass. So इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि भले ही इस केस में हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस कंफर्म नहीं किया है, बट अंडर आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर कि वो हाई कोर्ट के बराबर, हाई कोर्ट की कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट भी डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर सकते हैं या अनल कर सकते हैं 136 आर्टिकल 136 को यूज करते हुए. देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंगली कंफर्म द डेथ सेंटेंस. सो दिस वाज द क्रक्स ऑफ द स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय, दैट इट इज नॉट कि सिर्फ हाई कोर्ट ने अगर आपके डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर दिया तो नाउ अक्यूज्ड हैज नो अदर रेमेडी. अक्यूज के पास रेमेडी है कि वो सेक्शन नंबर 130 नॉट सेक्शन नंबर आर्टिकल नंबर 136 में जाके क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट से अपने डेथ सेंटेंस को या तो अनल करवा सकते हैं या फिर कैंसिल करवा सकते हैं. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ पे क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक हाईएस्ट अथॉरिटी है जिसके पास जाने का सभी का अधिकार बनता है. 136 के अंडर स्पेशल लीव पिटीशन लेके यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट इन केस हाई कोर्ट हैज नॉट कंफर्म द मैटर. अगर हाई कोर्ट ने मैटर कंफर्म नहीं किया, दैट इज डेथ सेंटेंस को कंफर्म नहीं किया, तो एग्रीव्ड पर्सन कौन हुआ? एग्रीव्ड पर्सन प्रोसिक्यूशन हो गया. तो प्रोसिक्यूशन कैन गो टू योर सुप्रीम कोर्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द डेथ सेंटेंस. ओके, इज इट क्लियर? Now moving on to next segment, that is section number 368 and 369. Section number 368 वो section है जहां पे हाई कोर्ट अब यहां डिसीजन देता है. मतलब इस सेक्शन में हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो अपना डिसीजन सुनाएंगे कि हेलो कोर्ट ऑफ सेशन, आपने जो 366 में हमें केस को सबमिट किया है, नाउ कम टू अस 368 में हम आपको बताएंगे कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं. एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे. सेक्शन 368 पढ़ रही हूं, दैट इज पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कंफर्म द सेंटेंस और अनल द कन्विक्शन. हेडिंग नहीं बोल दिया है कि इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर हाई कोर्ट कि हमेशा वो मैटर को कंफर्म करे ही करे, डेथ सेंटेंस को कंफर्म करे ही करे. वो कन्विक्शन भी दे सकते हैं, कन्विक्शन को अनल भी कर सकते हैं या पर्सन को एक्विट भी कर सकते हैं. डिफरेंस समझेंगे अनलमेंट और एक्विट का. ओके, आगे सुनो. इन द केस सबमिटेड अंडर 366 द हाई कोर्ट, पॉइंट नंबर 1 में कंफर्म द सेंटेंस. तो अगर पूछ लिया जाए कि कंफर्मेशन कहां हो रहा है, 368 क्लॉज ए में कंफर्म कर सकता है हाई कोर्ट डेथ सेंटेंस को. बराबर. कंफर्म द सेंटेंस और पास एनी अदर सेंटेंस वारंटेड बाय द लॉ. या तो कंफर्म कर सकता है और अदर सेंटेंस दे सकता है. बराबर. अदर सेंटेंस जो उनके पास पावर है. ठीक है. पॉइंट नंबर बी सेज मे annul द कन्विक्शन. annul द कन्विक्शन. एनलमेंट का मतलब क्या हो गया है? कैंसिल कर सकता है हाई कोर्ट, प्लस उस डेथ सेंटेंस को कैंसिल कर सकते हैं एंड convict the accused of any offense of which the court of session might have convicted him. तो बेसिकली जब उसका एनलमेंट हो रहा है, कन्विक्शन कैंसिल हो रही है, दैट इज डेथ सेंटेंस कैंसिल हो रही है, तो उस वक्त उसको कन्विक्ट किया जा सकता है किसी एनी ऑफेंस के लिए. ही कैन बी कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस.
मतलब दूसरी पनिशमेंट दी जा सकती है, वो पनिशमेंट दी जा सकती है विच योर कोर्ट ऑफ सेशन माइट हैव गिवन और माइट हैव कन्विक्टेड फॉर। जिस ऑफेंस के लिए कोर्ट ऑफ सेशन कन्विक्ट कर सकता है उसी चीज के लिए हमारा हाई कोर्ट भी उसे कन्विक्ट कर सकता है, लेकिन डेथ सेंटेंस को अनल करते हुए वो ऐसा कन्विक्शन कर सकते हैं। या फिर क्या पॉइंट दे रखा है, और न्यू ट्रायल के लिए ऑर्डर किया जा सकता है, या तो न्यू ट्रायल के लिए ऑर्डर कर देंगे, और आगे क्या बोला है, ऑन द सेम और अमेंडेड द चार्ज, और ऑन अमेंडेड चार्ज, या फिर चार्ज को अमेंड किया जा सकता है। बोल रहे हैं या तो आपकी न्यू ट्रायल हो जाएगी सेम चार्ज पे, या फिर न्यू चार्ज डाल दिए जाएंगे। सो बेसिकली अगर मैं आपको मोटे रूप से बताऊं तो यहाँ पे बी पॉइंट में हमारा हाई कोर्ट दो ही चीजें कर सकता है। पहला कर सकता है कि कन्विक्शन को अनल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और दूसरे ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर देंगे जो कि कोर्ट ऑफ सेशन, जो ऑफेंस कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई कर सकते हैं, जो ऑफेंस के लिए कोर्ट ऑफ सेशन कन्विक्ट कर सकता है। और दूसरा बोला है कि उनकी उस पर्सन की न्यू ट्रायल खुद से हाई कोर्ट कंडक्ट कर सकता है, या तो सेम चार्ज पे या फिर अमेंडेड चार्जेस पे, मतलब खुद से नया कोई चार्ज लगा सकते हैं। सो हियर कम्स योर सेक्शन नंबर 6 which says that high court is also a criminal court, जहां पे high court has the power of exercising the original jurisdiction in a criminal case। समझ आ गया कैसे हाई कोर्ट एक क्रिमिनल केस में ओरिजिनल jurisdiction एक्सरसाइज कर सकता है, खुद से न्यू ट्रायल कर सकता है, और ऑर्डर अ न्यू ट्रायल ऑन द सेम और अमेंडेड चार्जेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सी पॉइंट क्या बोला है इन्होंने, मे एक्विट द अक्यूज पर्सन, मतलब अक्यूज पर्सन को एक्विट कर रहे हैं, यहां पे आगे कोई दूसरे ऑफेंस के लिए चार्ज नहीं कर रहे हैं, मतलब यहां पे अल्टीमेटली उसको कंप्लीटली फ्री कर रहे हैं। लेकिन ए में या तो डेथ सेंटेंस कंफर्म कर देंगे, बी में वो डेथ सेंटेंस कंफर्म करके कोई और ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर सकते हैं, लेकिन सी में कंप्लीटली फ्री कर देंगे, दैट इज कंप्लीटली उसको एक्विट कर देंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 369। 368 हम पढ़ चुके, दैट इज ये वो सेक्शन है जिसकी कहानी स्टार्ट होती है 366 से, सबमिशन किया जाता है 366 में, और कंफर्मेशन, अनलमेंट या फिर एक्विट किया जाता है 368 में। प्री में अगर सवाल आता है तो ध्यान रखना कि आपको ये ध्यान रखना है दैट देयर आर 3 थिंग्स दैट कैन टेक प्लेस अंडर योर 368। कमिंग टू 369, जब मान लो 368 सब क्लॉज, 368 क्लॉज ए, इट इज नॉट सब क्लॉज, इट इज क्लॉज ए। ठीक है, क्लॉज ए में कोर्ट ने कंफर्म कर दिया डेथ सेंटेंस को, तो अब हमारी कहानी जाएगी 369 पे, which says मैम whenever any sentence is confirmed या कोई न्यू सेंटेंस दिया जा रहा है, it should be signed by 2 judges, 2 जजेस का साइन चाहिए ही चाहिए हमको। क्लियर? सी 369 क्या कहता है, in every case so submitted the confirmation of the sentence or any new sentence or the order passed by high court, मतलब इनमें से कुछ भी, चाहे ए हुआ, बी हुआ या सी हुआ 368 के अंदर, then high court shall, when the court consists of 2 or more judges, be made, passed and signed by at least 2 of them। ये बोल रहे हैं कि जब आपके जो नंबर ऑफ जजेस हैं वो या तो 2 है या मोर है, तो कम से कम 2 जजेस उस जजमेंट को बनाएंगे, उस जजमेंट को साइन करेंगे और उस जजमेंट को पास करेंगे। तो 369 से अगर आपको क्वेश्चन आ जाए दैट हाई कोर्ट के पास जब ऐसा मैटर आता है डेथ सेंटेंस एंड दे कंफर्म और कन्विक्ट और annul the conviction, then in that case it is necessary that it should be signed, passed as well as be made by at least 2 judges। जब आपके कोर्ट में 2 या 2 से ज्यादा जजेस है तो एटलीस्ट 2 जजेस के द्वारा ये साइन किया जाना चाहिए। ओके, दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग। नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, जो मैंने बोला कि 369 में हमने बोल दिया कि जजेस साइन करेंगे एंड एवरीथिंग, बट व्हाट इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मान लीजिए उन जजेस ने बोला कि एक जज बोल रहा है कि मैं इस मैटर को कंफर्म करता हूं, दूसरा बोल रहा है मैं इसको अनल कर रहा हूं, या तीसरा कहता है कि मैं इस पर्सन को एक्विट करता हूं। देन जब ऐसा कॉन्ट्ररी माइंडसेट या कॉन्ट्ररी डिसीजन जजेस रखते हैं तो इस मैटर में हम डेथ सेंटेंस को किस तरीके से एग्जैक्ट डिसीजन पे पहुंचेंगे। तो 370 सेज
कि मैम आप प्लीज 392 रेफर कर लीजिए। पढ़ेंगे 370। इट सेज प्रोसीजर इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वेयर एनी सच केस इज हर्ड बिफोर अ बेंच ऑफ जजेस। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कब आएगा? जब कोई बेंच सुनेगी। बेंच मीन्स व्हाट? व्हेन जजेस आर मोर देन वन। ओके, बिफोर अ बेंच ऑफ जजेस एंड जजेस आर इक्वली डिवाइडेड इन द ओपिनियन। उनका ओपिनियन कैसा है? इक्वल डिविजन है। मान लो दो जजेस हैं, एक बोल रहा है कंफर्म करना है, एक बोल रहा है नहीं कंफर्म कर रहा है, मतलब डिवीजन कैसा है उनके ओपिनियन का? बराबर इक्वल डिवीजन है। ओके, देन इन दैट केस द केस शैल बी डिसाइडेड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय 392। अब जब हमने ये देख लिया है कि ये मैटर वो होना चाहिए जहां पे बेंच इसको डिसाइड कर रही है, तो हम चलेंगे 392 की तरफ, क्योंकि ये सेक्शन बोलता है मैम यू नीड टू रेफर सेक्शन नंबर 392। चलेंगे 392 को पढ़ेंगे। व्हाट इज 392 सेइंग? 392 कहता है कि आप जब अपील सबमिट करते हो एंड अपील इज हर्ड बाय द बेंच ऑफ द जजेस, और वहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है तो क्या? ओके, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम सिर्फ 370 पढ़ लें और बोला कि 392 पढ़ लेना, 392 यहाँ अप्लाई हो जाएगा और निकल लो। नहीं, जब उन्होंने बोला है कि 392 इज गोइंग टू अप्लाई, देन इट इज अ ड्यूटी दैट वी स्टडी 392 एट दिस मोमेंट इटसेल्फ, बिकॉज बाद में 392 पढ़ेंगे उसका एसेंस समझ नहीं आएगा, लेकिन अभी 392 पढ़ेंगे उसका एसेंस भी समझ आएगा, और जब अपील पढ़ेंगे तो 392 एक बार वापस से पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन व्हेन यू आर मेकिंग योर नोट्स यू नीड टू मेंशन सेक्शन नंबर 392 ट्वाइस। यहां पर भी मेंशन करोगे, अपील का चैप्टर पढ़ेंगे तब भी मेंशन करेंगे, और कहीं आपको लगता है तो वहां पर भी आपको मेंशन करना ही करना है। ओके, चलो 392 कहता है प्रोसीजर वेयर जजेस ऑफ कोर्ट ऑफ अपील आर इक्वली डिवाइडेड। क्या बताया इन्होंने भी प्रोसीजर बताया, और तब प्रोसीजर बताया है जब जजेस ऑफ कोर्ट इक्वली डिवाइडेड है। क्या है? इक्वली डिवाइडेड है। एक चीज ध्यान रखेंगे, इन्होंने ये बोला है अपील के मैटर में मैम यू हैव टू सी कि 392 में क्या होता है? अपील होता है। वी ऑल नो 372 से लेके 394 किससे डील करता है? अपील से डील करता है। 395 से आगे क्या आ जाते हैं? आपके रेफरेंस रिव्यू के प्रोविजंस आ जाते हैं। ओके, रेफरेंस एंड रिविजन के प्रोविजंस आ जाते हैं। ओके, 392 सेज दैट व्हेन एन अपील अंडर दिस चैप्टर इज हर्ड बाय हाई कोर्ट, कहां जाता है? हाई कोर्ट, बिफोर अ बेंच ऑफ जजेस। मतलब हाई कोर्ट में जब बेंच किसी अपील को सुन रही है एंड दे आर डिवाइडेड इन द ओपिनियन डिफरेंट है, अलग अलग है, कोई मेजॉरिटी नहीं आ पा रही है, द अपील शैल बी लेड बिफोर अनदर जज ऑफ दैट कोर्ट। तो मतलब ये एक दूसरे जज के पास अपील जाएगी, अनदर जज ऑफ दैट हाई कोर्ट ओनली, जो कि उस बेंच का पार्ट नहीं है। ध्यान रखना, जो कि उस बेंच का पार्ट नहीं है उसके पास ये अपील जाएगी। एंड दैट जज after such hearing as he thinks fit shall deliver his opinion and the judgment or the order shall follow that opinion। तो जो ये दूसरे जज हैं हाई कोर्ट के जो डिसाइड करेंगे वो ओपिनियन फाइनल रहने वाला है, प्रोवाइडेड दैट इफ वन ऑफ द जजेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द बेंच, तो ये जो हमारी बेंच थी इसका कोई भी एक जज और where the appeal is laid before the another judge under this section, और ये वाले जज के सामने जब हम अपील फाइल कर रहे हैं तो ये वाले जज है ना, या तो उस बेंच में से कोई भी एक जज या फिर जो दूसरे जज जिनके सामने हमने अपनी अपील भेजी कंफर्मेशन के लिए, वो जज क्या है? So requires the appeal shall be reheard and decided by a larger bench of the judge। तो अगर इन दोनों में से कोई भी चाहे तो उस अपील को क्या किया जा सकता है? अपील को या तो रीहियर किया जाएगा एंड साथ ही साथ लार्जर बेंच के पास उसको रेफर किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो सेम मैं मैटर कह सकती हूं कि अगर डेथ सेंटेंस के मामले में हाई कोर्ट में अगर बेंच बैठी है और उनके ओपिनियन में डिफरेंस आ चुका है तो व्हाट विल वी डू? हाई कोर्ट के एक दूसरे जज के सामने ऐसा डेथ सेंटेंस का जो मैटर है वो रखेंगे, वो दूसरे जज साहब यहाँ क्या करेंगे? उस मैटर को या तो कंफर्म करेंगे, अनल करेंगे, कन्विक्ट करेंगे। और मान लो जिस बेंच के सामने हमने डेथ सेंटेंस भेजा था उस पूरी बेंच में से एक जज बोलता है कि नहीं नहीं इस अपील को वापस सुनिए, या फिर हमारी जो 2 जनों की बेंच है इससे बड़ी बेंच के पास इस मैटर को रेफर कीजिए,
या तो वो बेंच में से कोई एक जज बोल दे, या फिर जो दूसरे जज के सामने, हाई कोर्ट के सामने जहां हमने डेथ सेंटेंस भेजा है, क्योंकि इस बेंच में तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया था, ये जो जज इनके पास हम सेंड कर रहे हैं, ये जज या फिर बेंच का कोई एक जज बोल दे, तो मैटर को या तो रीहियर किया जाएगा या फिर लार्जर बेंच के पास रेफर किया जाएगा। सो बेसिकली 392 में हमने लार्जर बेंच के पास रेफर करने के ग्राउंड समझे हैं, वो तब होगा जब बेंच का कोई एक जज या फिर हमारे वो जज जिनको कि हमने मैटर सबमिट किया है, बिकॉज देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन द बेंच ऑफ द हाई कोर्ट्स, उन दोनों में से कोई भी अगर बोल दे दैट दिस मैटर हैज टू बी रीहर्ड, दैट इज द अपील को वापस रीहियर करना चाहिए और लार्जर बेंच के पास भेजना चाहिए, तो मैटर वहां जाएगा। वैसे के वैसे हमारा डेथ सेंटेंस का मैटर भी वापस रीहियर हो सकता है और लार्जर बेंच के पास जा सकता है। सो दिस इज हाउ द डेथ सेंटेंस इज कंफर्म्ड। क्लियर? सो दिस इज योर सेक्शन नंबर 371. मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 371. 370 हम पढ़ चुके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब प्रोसीजर हमें देखना है 371 में। तो बेसिकली 371 में प्रोसीजर कौन सी है? बेसिकली 371 में प्रोसीजर वो है जो 366 एंड 368 में जो फाइनल मैटर हमारा कंक्लूड होके आता है, उसके बाद क्या प्रोसीजर रहने वाली है, दैट इज गिवन अंडर योर 371. तो देखते हैं 371 में क्या लिखा है। 371 कहता है प्रोसीजर इन cases submitted to high court for confirmation. In the cases submitted by court of session, जब मैटर कौन सबमिट कर रहा है? by court of session to high court for the confirmation of the sentence of death. तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि proper officer of high court shall without delay after the order of confirmation or other order. मतलब इस प्रॉपर ऑफिसर के ऊपर ड्यूटी डाली है कि या तो कंफर्मेशन ऑर्डर या फिर दूसरे ऑर्डर, कौन से ऑर्डर हो सकता है? अनलमेंट का ऑर्डर हो सकता है या फिर एक्विटल का ऑर्डर हो सकता है, जो हमने 368 में पढ़ा था। ओके, आर्टिकल 368 की बात नहीं कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं सेक्शन नंबर 368 ऑफ सीआरपीसी। तो सीआरपीसी 368 में जो हाई कोर्ट अनल कर रहा है या एक्विट कर रहा है या कंफर्म कर रहा है उस डेथ सेंटेंस को, उससे रिलेटेड जो भी ऑर्डर आया है वो प्रॉपर ऑफिसर क्या करने वाले हैं? आफ्टर द ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन और अदर ऑर्डर हैज बीन मेड बाय हाई कोर्ट, सेंड अ कॉपी ऑफ ऑर्डर टू द कोर्ट ऑफ सेशन। तो उसकी कॉपी किसको भेजेगा? वो कोर्ट ऑफ सेशन। ड्यूटी किसके ऊपर है? प्रॉपर ऑफिसर ऑफ हाई कोर्ट। लेकिन उस कॉपी के ऊपर क्या होने वाला है? सील ऑफ द हाई कोर्ट एंड अटेस्टेड विद हिज ऑफिशियल सिग्नेचर। तो एक तो उसके ऊपर हाई कोर्ट की सील रहेगी एंड साइन होगा, दैट इज टू से अटेस्टेड होगा बाय दैट प्रॉपर ऑफिसर ऑफ हाई कोर्ट। क्लियर? तो 371 में बेसिकली प्रोसीजर दे रखा है कि एक बार ऑर्डर आ गया, अब ये ऑर्डर क्या हो सकता है? या तो कंफर्मेशन का हो सकता है, या एक्विटल का हो सकता है, या अनलमेंट का हो सकता है। एक बार ये ऑर्डर आ गया तो हाई कोर्ट का जो प्रॉपर ऑफिसर है, प्रॉपर ऑफिसर जिसके ऊपर ये ड्यूटी है, ही इज गोइंग टू सेंड द कॉपी टू कोर्ट ऑफ सेशन। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि इस कॉपी पर दो चीजें होनी चाहिए। एक तो सील होना चाहिए हाई कोर्ट का, प्लस सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर कहूं या मैं अटेस्टेड कहूं, अटेस्टेड बाय प्रॉपर ऑफिसर। These are the things that are given under your section number 371. इस तरीके से आपको 371 को समझना है। So that was a segment जो कि मुझे लगा कि यहाँ पे पढ़ना जरूरी है, स्पेसिफिकली आपके सबमिशन से रिलेटेड। अब देखो, जब भी आप, अब एक बार वापस चलेंगे जहां पे हमको ये समझना है दैट जो हमने चार्ट बनाया था वो जस्टिफाइड है या नहीं। ये जो हमने चार्ट बनाया है ये जस्टिफाइड है या नहीं, एक बार अच्छे से समझेंगे वापस ये पूरी कहानी कि क्या है ये कहानी। हमने बोला कि जब भी हाई कोर्ट को, सॉरी कोर्ट ऑफ सेशन को, जब भी सेक्शन नंबर 9 में या फिर हमारे एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन को सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर 9 में, एडिशनल सेशन कोड भी सेक्शन नंबर 9 में ही दे रखा है, जब भी इनको डेथ सेंटेंस देना है तो इट इज नेसेसरी कि ये हाई कोर्ट से कंफर्म होना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है सेक्शन नंबर 28।
तो जब कंफर्मेशन होना चाहिए तो उसकी कंफर्मेशन की पूरी प्रोसेस कहां दे रखी है, चैप्टर नंबर 28 सेक्शन 366 टू 371, सेक्शन नंबर 366 टू 371 में पूरी प्रोसीजर दे रखी है। मतलब 5 और 1 6 सेक्शंस आपको दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 सेक्शंस ज्यादा है, लेकिन एक और एडिशनल पढ़ेंगे 392 को अच्छे से समझना, कंफ्यूजन नहीं रखना है। 366 में क्या बोला कि जब भी मैटर आप हाई कोर्ट को भेजेंगे तो सबसे पहले कोर्ट ऑफ सेशन सबमिट करेगा मैटर, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि वाइल दे आर सबमिटिंग द मैटर तो कन्विक्टेड पर्सन कहां होगा, जेल कस्टडी में होगा वो। एंड 366 के दौरान जब हाईकोर्ट ऐसा मैटर देख रहा है तो 367 में वो फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं या फर्दर एविडेंसेस ले सकते हैं। किस चीज के लिए, ये चीज देखने के लिए कि कोर्ट ऑफ सेशन ने प्रॉपरली मैटर को देखा है या नहीं देखा है। क्लियर। लेकिन हमने कार्तरे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1976 में यह पढ़ा था कि जब भी ऐसा हाई कोर्ट आपके डेथ सेंटेंस के मैटर को देख रहा है, दे हैव टू रीअप्रेज द एविडेंसेस टेकन और द ट्रायल कंडक्टेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन बिकॉज दे हैव आल्सो इन्वेस्टेड द टाइम, बिकॉज द ट्रायल बिफोर द हाई कोर्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द डेथ सेंटेंस इज द कंटिन्यूएंस ऑफ द ट्रायल दैट इज कंडक्टेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन। बराबर है, कोई न्यू ट्रायल नहीं है यहाँ पे। एंड देयरफॉर आपको क्या करना है, वो इंक्वायरी और एविडेंसेस जो कि कोर्ट ऑफ सेशन ने लिए हैं वो एक बार वापस से रिकंसिडर करने पड़ेंगे। ठीक है। 368 में फाइनली हाई कोर्ट अपना डिसीजन देता है जो कि 3 तरीके से दे सकता है, या तो उस मैटर को कंफर्म करेंगे, डेथ सेंटेंस को कंफर्म करेंगे, या फिर उस डेथ सेंटेंस को अनल करके कोई और कन्विक्शन करें, कोई और ऑफेंस के लिए कन्विक्शन करेंगे जो कि कोर्ट ऑफ सेशन जिस चीज के लिए कोर्ट ऑफ सेशन कन्विक्ट कर सकता था उस पर्सन को, या फिर न्यू ट्रायल के लिए डायरेक्शन देंगे। वो न्यू ट्रायल या तो सेम चार्जेस पे हो सकती है या फिर डिफरेंट चार्जेस पे, अमेंडेड चार्जेस पे हो सकती है। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट दे कैन एक्विट द अक्यूज, मतलब बरी कर देंगे उसको, दोष मुक्त कर देंगे। इसके बाद हमने पढ़ा 369 कि जब भी ऐसा कोई कंफर्मेशन हो रहा है या कोई भी ऐसा ऑर्डर आ रहा है, इट शुड बी कंफर्म बाय 2 जजेस ऑफ द बेंच, 2 जजेस ऑफ द बेंच, अगर वो मैटर 2 या 2 से ज्यादा जजेस के द्वारा सुना जा रहा है तो। लेकिन मान लो वो मैटर जब सुना जा रहा था, देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द जजेस, देन इन दैट केस दे सेड कि 392 के पास आपको चले जाना है। और 392 ये कहता है दैट व्हेनेवर सच अपील इज हर्ड बाय द बेंच of the high court and there is a difference of opinion between the judges, तो उस केस में हम हाई कोर्ट के एक नए जज, नॉट नए जज बट हाई कोर्ट के ही दूसरे जज जो कि उस बेंच का पार्ट नहीं है, उस जज के पास वो डेथ सेंटेंस का मैटर सबमिट करेंगे या फिर हम अपील सबमिट करेंगे एंड ही इज गोइंग टू डिसाइड और उनका ओपिनियन फाइनल माना जाएगा। लेकिन अगर उस बेंच का जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था उसका कोई एक जज या फिर आपके वो जो दूसरे जज जिनके पास हम अपील या डेथ सेंटेंस को रेफर कर रहे थे उनका जज, इन दोनों में से कोई भी जज अगर ये कह दे या उनको लगे दैट दिस अपील और डेथ सेंटेंस केस शुड बी रीहर्ड और relooked into, तो वो होगा। एंड इफ दे फील दैट इट शुड बी रेफर्ड टू अ लार्जर बेंच, तो हम लार्जर बेंच के पास उस मैटर को भेज सकते हैं। दिस हैज बीन गिवन अंडर 392 और 392 आपके अप्लाई होगा 370 के मैटर में भी। दूसरा प्रोसीजर क्या दिया है, 71 का प्रोसीजर दिया है कि जब भी ऐसा कंफर्मेशन हो रहा है तो हाई कोर्ट के प्रॉपर ऑफिसर के ऊपर ड्यूटी है कि चाहे कंफर्मेशन हो रहा है, एक्विटल हो रहा है, अनलमेंट हो रहा है, जो भी ऑर्डर आपका हाई कोर्ट पास कर रहा है, विदाउट एनी डिले ही हैज टू provide the copy of that decision or the order of the high court to your कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन को वो देंगे बिना किसी डीले के, और उसके साथ क्या होना चाहिए, उसके ऊपर हाई कोर्ट की सील होनी चाहिए और उस प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा वो ऑर्डर अटेस्ट होना चाहिए, मतलब प्रॉपर ऑफिसर का उसके ऊपर सिग्नेचर होना चाहिए। ये पूरी कहानी थी हमारी किसकी, पूरे चैप्टर नंबर 28 की। इसमें आपको स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय का भी मैटर ध्यान रखना है कि इट इज नॉट जस्ट द हाई कोर्ट हु कैन confirm the death sentence, even Supreme Court has the power to either confirm or look into the matter of the death sentence, that is submission of the matter of the death sentence under your article 136, that is special leave petition करके लगा के कोई भी पर्सन अपना मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास रेफर कर सकता है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू सी वेदर दिस मैटर, इस मैटर में क्या वो कन्विक्शन दे सकते हैं या मैटर को अनल कर सकते हैं या नहीं। क्लियर है ये चीज? So that is how you have to study
दिस चैप्टर नंबर 28। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आया होगा। मेक श्योर करें कि जब भी हम इस तरीके से चीजों को पढ़ रहे हैं आपके नोट्स भी प्रोसीजर वाइज बने। अगर आप नोट्स प्रोसीजर वाइज नहीं बनाओगे तो आपको प्रॉब्लम फेस होगा, बिकॉज देयर विल बी नो कनेक्टिविटी बिटवीन द होल स्टोरी दैट वी आर मेकिंग इन सीआरपीसी। तो ये ध्यान रखना, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में सेक्शन नंबर 30 एंड 31 को पढ़ा, सेक्शन नंबर 30 को हमने सेक्शन नंबर 65 ऑफ आईपीसी के साथ पढ़ा। अभी भी देखोगे तो हमने सेक्शन नंबर 366 ऑफ सीआरपीसी को किसके साथ कनेक्ट किया था, आर्टिकल नंबर 136। सो ऐसी कुछ चीजें और लैंडमार्क केसेस आप मेंशन करके चले, बिकॉज अगर आप इंडेक्स वाइज या रेंज वाइज चलोगे यू विल फाइंड सीआरपीसी टू बी वेरी डिफिकल्ट। एंड आई होप जो ये 7th लेक्चर तक हम जो आए हैं वहां तक आपको सीआरपीसी थोड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये आपको इंटरेस्टिंग, अच्छा और अंडरस्टूडेबल एंड मेमोरेबल वन है ना, कि आप इजीली इसको मेमोराइज कर पा रहे हो, ये आपको तब लगेगा व्हेन यू आर गोइंग टू डू एफर्ट्स ऑन योर पार्ट ऑल्सो। टीचर का काम होता है आपको गाइड करना, बट इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स हार्ड वर्क कि उनका सिलेक्शन होगा नहीं होगा या वो कहां तक जाएंगे, है ना। अगर टीचर के हाथ में होता है स्टूडेंट का सिलेक्शन तो आज शायद हर स्टूडेंट अपने एम के पास पहुंच चुका होता, बट टीचर इज ओनली देयर टू गाइड यू, टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपको रास्ता दिखाने के लिए। अल्टीमेट हार्ड वर्क, अल्टीमेट कंसिस्टेंसी अपने परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट के ऊपर। सो द मोर द कंसिस्टेंट यू आर, मोर द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट यू आर, मोर आर देयर चांसेस दैट यू आर गोइंग टू टारगेट योर गोल्स एंड ऑल्सो अकम्प्लिश देम। अगर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत जरूरी है कि डेली बेसिस पे जो पढ़ा है उसका नोट्स उसी दिन करो, उसका रिवीजन भी उस दिन करो, और दूसरे दिन भी करना है, तब तक करना है जब तक पूरा सीआरपीसी फिनिश नहीं हो जाता है। और उसके बाद भी डेली once in a week you have to revise everything that you have studied in the whole segment, और साथ ही साथ MCQ लगाते जाना। Why MCQs? And you have to see the mains question because ultimately those are the things that you're going to face in the exam। तो वही तो चीज है जो आपको पता होना चाहिए। अब मान लो सेक्शन नंबर 29, 30, 31 हमने पढ़ा, तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे। वी आर जस्ट स्टार्टिंग सिलेबस एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एग्जाम के लास्ट डेट तक स्टूडेंट को ये लगता है कि उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, बट इफ यू डू योर MCQs, अगर सीआरपीसी पे कम से कम आपने 1000 1500 MCQs कर लिए, दैट इज मोर देन इनफ। उसके बाद और कितने ही क्वेश्चंस बन सकते हैं। Understood? So keep yourself updated with certain Supreme Court websites or certain websites और things जो कि आपके recent चीजों में आपसे पूछा जा सकता है। बाकी हम क्लास में जितना हो सकता है सब कुछ कवर करेंगे, from basics to BEREC, from legal maxims to your MCQs। MCQs का PYQs ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन साथ ही साथ हम कुछ और न्यू MCQs भी ऐड करते जाएंगे, जिससे कि आपका जो वो सब्जेक्ट पढ़ लिया है साथ ही साथ आप उसका इमीडिएटली प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लें। ठीक है, चलिए, so that was all in today's segment. I hope you all have enjoyed this segment. Now we will meet in another new segment. Till then, thank you so much.